अस्सलाम वालेकुम। तो जर्मनी में रहने पर असल में खर्चा कितना आता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी भली तनख्वाह में से आखिर बचता कितना है। अक्सर यही सुनने में आता है ना कि जर्मनी जाओ और बस लाखों कमाओ। लोग कहते हैं भाई वहां तो 10 लाख की कमाई है। लेकिन एक मिनट, कोई ये क्यों नहीं बताता कि खर्चे कितने हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बड़ी चमकती हुई तनख्वाह में से आखिर जेब में कितना आता है। आज इसी का हिसाब किताब करते हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई में जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जर्मनी में तनख्वाह का मामला है क्या। मतलब ग्रॉस और नेट पे में फ़र्क क्या है? देखें, बात बड़ी सीधी सी है। जर्मनी में दो तरह की सैलरी होती है। एक है ग्रॉस सैलरी, ये वो पूरी रकम है जो कंपनी ऑफर करती है। और दूसरी है नेट सैलरी, ये वो पैसा है जो सारे टैक्स और इंश्योरेंस कटने के बाद आखिर में बैंक अकाउंट में आता है। अब जरा फर्ज करें, ऑफर आती है 4,000 यूरो की। वाह, सुनने में तो ये बहुत ही जबरदस्त रकम लगती है ना? लेकिन यहाँ आती है असल कहानी। जर्मनी का टैक्स सिस्टम काफ़ी कटौतियाँ करता है। अगर कोई अकेला है तो समझे कि 35 से 40% तक कट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ शामिल है। मतलब ये कि 4,000 में से हाथ में आएंगे सिर्फ 2,500 यूरो। तो अब देखते हैं कि ये जो 2,500 यूरो हाथ में आए, ये जाते कहाँ हैं। चलें ज़रा माहाना अखराजात का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, बल्कि आधे से भी ज्यादा, सीधा सीधा किराए और बिलों में निकल जाता है। उसके बाद नंबर आता है ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों का। जी हाँ, बिल्कुल। जर्मनी में सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ा खर्चा जो है ना, वो है रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढना। और अगर म्यूनिख या बर्लिन जैसे किसी बड़े शहर की बात करें, तो वहाँ एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया भी आराम से 800 यूरो तक पहुँच जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस किराए के ऊपर से बिजली और हीटिंग जैसे यूटिलिटी बिल्स के लिए हर महीने तकरीबन 100 यूरो और समझ लें। अच्छा, अब आते हैं रोज़मर्रा के खर्चों पर। एक अच्छी खबर यह है कि खाने पीने के मामले में जर्मनी इतना महंगा नहीं है। अगर खुद खाना पकाएं तो महीने भर का खर्चा 250 यूरो में आराम से हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट, उसके लिए तो डॉइचमैन टिकट ज़बरदस्त चीज़ है। सिर्फ 49 यूरो में पूरा जर्मनी घूमे। फिर कुछ और भी ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे मोबाइल और इंटरनेट के लिए 50 यूरो। फिर ये जैज़, जो कि टीवी और रेडियो का लाजमी टैक्स है, इसके 18 यूरो। और हाँ, कभी कभार बाहर खाने या घूमने फिरने के लिए भी 100 यूरो तो रखने ही पड़ते हैं। चलें, अब इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि महीने का टोटल खर्चा बनता कितना है। तो हिसाब लगाते हैं। 800 यूरो किराया, 100 यूरो बिल्स, 250 यूरो ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मिलाकर 100 यूरो और लगा लें। और बाकी छोटे मोटे खर्चों के लिए भी 100 यूरो रख लें। तो ये कुल मिलाकर बन गए तकरीबन 1250 यूरो। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतज़ार होता है, आखिर महीने के आखिर में बचता क्या है? चले देखते हैं। तो ये रहा नतीजा। 2,500 यूरो की नेट सैलरी में से 1,250 यूरो के खर्चे निकाल दें तो बचत भी हुई 1,250 यूरो। ये एक ऐसे अकेले शख्स की बचत है जो बहुत समझदारी से खर्च कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे ज़्यादा बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल। चलें अब एक ऐसी ज़बरदस्त टिप की बात करते हैं जिससे बचत में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क आता है लोकेशन से। एक बड़े शहर में किराया 800 यूरो या इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक? लेकिन वहीं अगर कोई छोटे शहर में रहे तो 500 से 600 यूरो में भी घर मिल जाता है। और सिर्फ इस एक फैसले से बचत तकरीबन डबल हो सकती है। तो असल बात पता है क्या है? जर्मनी में ज्यादा बचाने का सबसे बड़ा राज ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि किराए पर कम खर्च करना है। एक सही शहर का इंतखाब और पूरी माली गेम ही बदल जाती है। तो आप जबकि सारे नंबर सामने हैं, खुद सोचें, क्या जर्मनी की ये असली माली तस्वीर उस ख्वाब से मिलती है जो अक्सर दिखाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जर्मनी आने का प्लान बनाने से पहले सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।